तो आज हम बात करने वाले हैं रज़िया सुल्तान की, दिल्ली सल्तनत की पहली और कह सकते हैं इकलौती महिला शासक। उनका शासनकाल बहुत लंबा नहीं था, सिर्फ 4 साल, पर उनकी कहानी वो आज भी उतनी ही दमदार है। जरा इस बात पर गौर कीजिए, उनका सबसे बड़ा जुर्म एक मर्द की तरह हुकूमत करना है ना। ये एक मजबूत बयान। यही तो है रज़िया की कहानी का पूरा सार। एक ऐसी दुनिया जहां सत्ता सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए बनी थी, वहां रज़िया ने न सिर्फ शासन करने की हिम्मत दिखाई, बल्कि अपने अंदाज में, अपनी शर्तों पर शासन किया। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये 13वीं सदी की एक कल्पना है रज़िया सुल्तान की। घोड़े पर सवार हैं, पहनावा मर्दों जैसा। सोचिए जरा, ये तस्वीर उस दौर की हर परंपरा, हर नियम को सीधी चुनौती देती दिख रही है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उनकी शासन करने के तरीके का, उनकी सोच का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है। तो सवाल ये उठता है कि रज़िया ने ये सब कैसे किया? उनके इस असाधारण सफर को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को समझना होगा जिसमें वो जी रही थीं। जरा सोच कर देखिए, 13वीं सदी की दिल्ली सल्तनत, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ मर्दों के हाथ में था। राज करना हो, फौज की कमान संभालनी हो, ये सारे काम सिर्फ मर्दों के थे। और औरतें, उन्हें तो सत्ता के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था। तो फिर ऐसे में रज़िया सत्ता तक पहुंची कैसे? कहानी दिलचस्प है। उनके पिता सुल्तान इल्तुतमिश अपने बेटों को कह सकते हैं कि हुकूमत के काबिल नहीं समझते थे, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी रज़िया को अपना वारिस चुन लिया। लेकिन उनके गुजरने के बाद तुर्की दरबार के अमीरों को ये बात हजम नहीं हुई कि एक औरत उन पर राज करे, तो उन्होंने रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बिठा दिया। पर रुकनुद्दीन की हुकूमत ज्यादा दिन नहीं चली, सिर्फ 6 महीने। जल्द ही रज़िया ने अपने भाई को रास्ते से हटाया और सत्ता पर कब्जा कर लिया, और उन्होंने एक रानी बनकर नहीं, बल्कि एक राजा की तरह हुकूमत की। और उन्होंने अपनी पहचान कैसे बनाई, ये भी देखिए। उन्होंने खुद को सुल्ताना कहलवाने से साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि सुल्ताना का मतलब था सुल्तान की बीवी। उन्होंने खुद के लिए सुल्तान का खिताब चुना, यानी शासक, अथॉरिटी। सुनने में ये एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, पर असल में ये उनकी आज़ाद हुकूमत का एक बहुत बड़ा और मजबूत ऐलान था। और ये सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, उन्होंने अपने कामों से इसे साबित किया। उन्होंने पर्दा करना छोड़ दिया, मर्दों वाले लिबास पहनने शुरू कर दिए। अपनी फौज की कमान संभालते हुए हाथी पर सवार होकर लोगों के बीच जाने लगीं। लेकिन बात सिर्फ पहनावे या दिखावे की नहीं थी। उन्होंने स्कूल बनवाए, रिसर्च सेंटर और पब्लिक लाइब्रेरीज की स्थापना की, और तो और गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स भी खत्म कर दिया। ये सारे फैसले एक बहुत ही काबिल और दूर की सोचने वाले शासक के थे। लेकिन जाहिर है, रज़िया के ये बड़ी और साहसी फैसले दरबार के ताकतवर तुर्की अमीरों को बिल्कुल रास नहीं आए। उन्हें खतरा महसूस होने लगा, बल्कि कह सकते हैं कि दोहरा खतरा। और इस कहानी में एंट्री होती है जमालुद्दीन याकूत की। वो एक अफ्रीकी हबशी गुलाम थे जो अपनी काबिलियत से अमीर बने। वो रज़िया के सबसे खास, सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गए। रज़िया ने उन्हें शाही घुड़साल के सुपरिटेंडेंट जैसा बड़ा ओहदा दिया, जिससे उन्हें अमीर ए आखुर की उपाधि मिली। तो अब आप समझ रहे हैं, तुर्की अमीरों का गुस्सा सिर्फ इस बात पर नहीं था कि एक औरत हुकूमत कर रही थी। नहीं, वो इस बात से भी बेइज्जती महसूस कर रहे थे कि एक गैर तुर्क, जिसे वो छोटे खानदान का समझते थे, वो शख्स सत्ता के इतने करीब कैसे पहुंच गया। ये सेक्सिज्म, रेसिज्म और क्लासिज्म, इन सब का एक बहुत खतरनाक कॉकटेल था। उस दौर की सोच कैसी थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। ये कोट कुछ दशकों बाद लिखा गया, लेकिन ये उस वक्त की ऊंचे तबके की सोच को साफ दिखाता है। इसमें लिखा है, छोटे खानदान के लोगों को कभी भी बड़ा ओहदा नहीं देना चाहिए, भले ही वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। और रज़िया ने क्या किया था? उन्होंने इसी सोच को सीधी टक्कर दी थी, काबिलियत को खानदान से ऊपर रखकर। और जैसा कि होता है, अमीरों की ये नाराजगी, ये असंतोष जल्द ही एक खुली बगावत में बदल गया। और यहीं से शुरू होता है रज़िया की कहानी का आखिरी और सबसे नाटकीय हिस्सा। तो हुआ क्या? देखिए, सबसे पहले बठिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया, जो रज़िया के बचपन के दोस्त भी थे, उन्होंने ही बगावत कर दी। रज़िया उनसे लड़ने गई, लेकिन उनकी फौज हार गई।
उनके सबसे वफादार साथी याकूत मार दिए गए और रज़िया को पकड़कर बठिंडा के किले में कैद कर लिया गया। लेकिन यहाँ रज़िया ने एक बहुत ही बड़ा और साहसी सियासी दांव खेला। उन्होंने अपनी गद्दी वापस पाने के लिए जिसने उन्हें कैद किया था उसी अल्तुनिया से शादी कर ली। कमाल है। लेकिन तब तक दिल्ली में उनके भाई बहराम शाह ने तख्त पर कब्जा कर लिया था और जब रज़िया और अल्तुनिया की मिलीजुली फौज दिल्ली पहुंची तो वो बहराम की फौज से हार गई। इस हार के बाद रज़िया का क्या हुआ, उनकी कहानी का अंत भी उतना ही उलझा हुआ है जितनी उनकी जिंदगी। उनकी विरासत आज भी एक ऐतिहासिक पहेली की तरह है। और सबसे बड़ा सवाल जो इतिहासकार आज भी पूछते हैं वो ये है कि उनकी मौत के लिए आखिर जिम्मेदार कौन था। सरकारी इतिहास की किताबें बताती हैं कि अपनी आखिरी हार के बाद जब वो भाग रही थीं तो उन्हें कुछ हिंदू डाकुओं ने मार दिया। लेकिन क्या ये सच में हुआ था? आज के इतिहासकार इसे कह सकते हैं कि एक मनगढ़ंत कहानी मानते हैं। एक ऐसी कहानी जो बाहर वालों पर इल्जाम डालकर तुर्की अमीरों के धोखे को छुपाती है। आखिरकार रज़िया के हटने से सबसे ज्यादा फायदा तो उन्हीं को हुआ था, है ना? ये शायद मर्दों की हुकूमत वाली छवि को बनाए रखने का भी एक तरीका था। और ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, एक ऐसी रानी जिनका कोई एक पक्का मकबरा तक नहीं है। दिल्ली, कैथल, टोंक तीनों जगहों पर उनकी कब्र होने के दावे किए जाते हैं, लेकिन असल में वो कहाँ दफन है ये आज तक कोई नहीं जानता। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। क्या रज़िया का गिरना एक हुक्मरान की नाकामी थी या फिर ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी थी जो एक ताकतवर औरत को बर्दाश्त ही नहीं कर सका? ये एक ऐसा सवाल है जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है।